वन एवं वन्यजीव संसाधन, जिसका आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे और यह अंतिम पार्ट होगा इस अध्याय का। इस अध्याय में हम जो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्या है, यानी बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको समझने को मिलेगा, जो कि एक समझ आधारित प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, एक परिभाषा के रूप में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमको होना ही चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको समझते हैं। और एक चीज कि अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि आप जानते हैं कि इस समय कक्षाएं बाधित हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो आपके साथ साथ जो आपके सहपाठी हैं, विद्यार्थी हैं, भैया दीदी हैं, वह भी इस माध्यम से जुड़े और उनका कोर्स जो है कंप्लीट हो। इसमें हम इस अध्याय के अंत में पीडीएफ लिंक भी आपको भेजेंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डाउनलोड करके नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या है जैव विविधता, यानी बायोडायवर्सिटी किसको कहते हैं? किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो यह है इसकी एक छोटी सी परिभाषा कि जैव विविधता क्या है। साधारण से अर्थों में समझ लीजिए कि जैव विविधता क्या है, यानी किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश को कह लीजिए, या एक पूरी पृथ्वी पर कह लीजिए, कि जीव जंतुओं, प्राणियों या वनस्पतियों की जो विविधता है, उसमें जो विभिन्नता है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के प्राणी, जीव जंतु, वनस्पतियां, ये सब पाए जाते हैं, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। आगे देखेंगे कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.G. रोजेन ने 1985 ईस्वी में किया था। जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप जानते हैं कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि मानव और अन्य जीवधारी मिलकर ही एक जटिल पारिस्थितिकी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मानव और अन्य जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जो कि अपने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी प्रत्येक जीव अपने अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। यानी मानव को देखें तो जीवित रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर है। जैसे वन से उसको शुद्ध वायु मिलती है, भोजन फल के रूप में मिलता है, पीने के लिए जल प्रकृति से उसको मिलता है, या फिर अन्न जो उगाता है भूमि पर उगाता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं प्रकृति से उसका संबंध है। इसी प्रकार जो वन है या जीव हैं, वनस्पतियां हैं या सूक्ष्म जीवाणु हैं, वह पुनः उत्पत्ति करते रहते हैं। ठीक है, तो एक चेन सी बनती है, एक दूसरे पर निर्भरता हो जाती है। इसी को हम जैव विविधता के साथ साथ हम आगे परिभाषित कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो क्या है पारिस्थितिकी क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र? इससे पहले आइए हम समझते हैं
कि पारिस्थितिकी क्या है, यानी इकोलॉजी किसको कहते हैं। इकोलॉजी क्या है, देखिए कि जीव का वातावरण के साथ जो संबंध है, एक जीव का जो अपने वातावरण के साथ जो उसका संबंध होता है, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। जैसे मान लीजिए एक जीव है, ये यहां पर एक जीव है, जीव का वातावरण से संबंध है, यानी जीव का भूमि से भी संबंध है, वन से संबंध है, जल से संबंध है ना, वहां के परिवेश से, जलवायु से उसका संबंध है। तो यही कहलाएगा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था। आगे देखें कि फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है ना। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम किसको कहेंगे, एक ऐसा तंत्र या एक ऐसा जाल जिसमें सभी जीव जंतु एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, यानी सभी जीव जंतु एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं एक परिवेश में, एक छोटे क्षेत्र में, उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो फिर दोनों तो एक जैसा ही लग रहा है आपको कि यहाँ भी जीव का संबंध है, यहाँ भी जीव का संबंध है, तो अंतर क्या है, अंतर बहुत थोड़ा सा है। क्या है कि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यह व्यापक रूप है, यानी पूरी पृथ्वी को हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है कि इकोलॉजी है, यानी पारिस्थितिकी है, यानी पूरी पृथ्वी पर जीव का वातावरण के साथ संबंध होता है। यहां पर देखेंगे कि एक छोटा क्षेत्र, सुनिश्चित क्षेत्र होता है। जैसे एक घास स्थल में एक कोई प्राणी है, तो उसका अपने उस छोटे से परिवेश में वहां की वनस्पतियों, वहां की जलवायु, अन्य जंतुओं के साथ संबंध है। ऐसे ही मान लीजिए एक वन भूमि है, वहां कोई जंतु है, उसका संबंध है, वहां के परिवेश से अपने अस्तित्व को बचाए रखे हुए है। या एक मरुस्थल है, वहां का कोई प्राणी है, या सागर की बात करें, समुद्र है, विशाल समुद्र है, समुद्र में जीवधारी है, वे एक दूसरे पर निर्भर है। या एक छोटा सा तालाब का उदाहरण ले लीजिए। तो इस प्रकार एक छोटा क्षेत्र ही कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र और जीव की निर्भरता। इसमें देखेंगे कि अंतर क्या होता है, तो मुख्य रूप से एक भौगोलिक क्षेत्र का अंतर हो जाता है। यह एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, यह एक सुनिश्चित छोटा क्षेत्र होता है। फिर देखिए, इसको समझते हैं कि किस प्रकार हमारा इकोसिस्टम काम करता है, पारिस्थितिकी तंत्र। देखें कि इसमें कई चरण होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और यहाँ पर अपघटक। तो यह मिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक सुनिश्चित क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कैसे? पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए स्वपोषी भी कहलाते हैं। और अन्य सभी प्राणी देखेंगे कि पौधे या वनों पर ही निर्भर होते हैं, जिसको निर्भर जो होते हैं उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, यानी पर आश्रित होते हैं। तो उत्पादक पर आश्रित होते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता की तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको शाकाहारी के अंतर्गत रखते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जिसको मांसाहारी कहते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं या सिर्फ मांसाहारी ही हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वाहारी, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, वो बृहद उपभोक्ता भी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ता के तीन क्षेत्र होते हैं, तीन भाग होते हैं। अब अंतिम जो भूमिका यहाँ आती है, अपघटक की आती है। अपघटक यानी अपमार्जक। अपघटक जो होते हैं कि जो आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव की एक अंतिम अवस्था आती है, तो उसको अपघटित करने का कार्य करते हैं, यानी ये जैविक है तो जैविक को अजैविक में, भूमि में मिलाने का कार्य करते हैं। और फिर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा पौधे से उपभोक्ता तक पहुंची, वह अपघटक के माध्यम से, कवक और जीवाणु के माध्यम से पुनः
भूमि में पहुंच जाती है और पौधे को मिल जाती है। तो इस प्रकार एक सर्किल एक बन जाता है और यही हमारा कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और इस शब्द का प्रयोग देखेंगे सबसे पहले A.G. टांसले जी ने 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है, एक थोड़ा सा उदाहरण ले लीजिए जंतु का, जैसे मान लीजिए पौधे यानी घास स्थल का उदाहरण, घास भूमि है, घास भूमि में प्राथमिक शाकाहारी के रूप में मान लीजिए टिड्डा है। ठीक है, टिड्डे को खाया फिर यहाँ पर मेढक ने, और मेढक को खाया फिर यहाँ पर सर्प ने, है ना। और फिर एक अंतिम से सर्प या चील हो सकता है, सर्प को फिर खाया चील ने, इस तरीके से। और फिर अपघटक स्वरूप यानी अपमार्जक स्वरूप देखेंगे कि वह पुनः भूमि से ऊर्जा पौधे तक पहुंच गई। तो यह एक जीव की निर्भरता, इसी प्रकार की निर्भरता एक तालाब में होती है, एक सागर में होती है, एक मरुस्थल क्षेत्र में भी होती है। तो इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको यहाँ तक अच्छे से आया होगा समझ में। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप बताते हैं, और आप फिर बताइए हमको कि कैसा लगा, और नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले ही बताएं कि आपको लिंक भेजेंगे PDF का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम अगला अध्याय लेके आप लोगों के बीच में आते हैं। ठीक है, ओके।